Good morning to everyone. Today is 27th of April and I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology, that is more than a subject. This video is for class 11th. We are learning biology here. I told you that from starting, when I initiated this step, then I told you that don't depend on these classes only. Explore yourself, explore your subject. You have to just add on the scope of the biology. What are the different scopes of the biology, what can you do. I told you that collect the information like as in the present. It is very golden opportunity for you, that you can go, you can collect so many different things regarding corona. Okay, you can just prepare a file, what is plasma therapy, how the coronavirus, how it is originated. Till now we don't have any information about its origination, but what I am telling you that just find out the new things and just make the project file, make a file of these things, so that you can keep the record and it will increase your interest. इससे आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी थोड़ी सी जो थिंकिंग है दैट विल आल्सो ऐड ऑन, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो विद दिस थॉट आई होप दैट यू विल डू, आप ये सारी चीज़ें करोगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. क्योंकि जो फर्स्ट लेसन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, ये सब पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने सिलेबस बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ. ठीक है, जिससे आप केवल अपने सिलेबस को ही नहीं बट आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको. क्योंकि 11th में क्या होता है कि 11th में एक तो सिलेबस वास्ट है. ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है 11th का कंपैरेटिवली टू द क्लास 12th, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो. दैट्स वाई आई एम एडवाइजिंग यू कि आप केवल सब्जेक्ट को ही नहीं, केवल जो सिलेबस की चीज़ें हैं बस उसी पे डिपेंड ना रहिए, आप अपने सब्जेक्ट को और भी डिफरेंट तरह से पढ़ते रहिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेसन वी आर डिस्कसिंग दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट लेसन हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इन दिस आई टोल्ड यू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया. ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट हाउ द डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. मैंने आपको एग्जांपल लेके बहुत सारी चीज़ें बताई कि डाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटीज़ क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो हमारे लिए थोड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है. ठीक है, प्रॉब्लमेटिक भी है. क्यों प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इतनी ज़्यादा वैरायटी, हम उनके नाम तो जानते नहीं हैं, उनके बारे में स्टडी कैसे करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अगर मान लो स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन 1000 है, मोर देन 2000 है, तो क्या आप समझते हो कि ये पॉसिबल है कि हर एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना? नहीं, हर एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती. ठीक है, सेम एज अगर हम ऑर्गेनिज़म के बारे में देखें तो ऑर्गेनिज़म अगर स्टूडेंट्स को देखें तो फिर भी एक बार अगर हम देखें तो शायद पॉसिबल हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, 1-2 साल में वो सारे स्टूडेंट्स के बारे में जान जाएंगे. लेकिन क्या ऑर्गेनिज़म के केस में ऐसा पॉसिबल है? लिविंग ऑर्गेनिज़म के केस में ऐसा पॉसिबिलिटी है. डिफरेंट ग्रुप होंगे, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, फ्लावर प्लांट्स होंगे, और भी बहुत सारे कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होंगे. ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. अब आगे सेशन स्टार्ट करते हैं. ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया विद अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन फॉर यू, दैट इज़ द वन हु नोज़ हाउ टू एडजस्ट, द वन हु नोज़ हाउ टू सर्वाइव. देखो प्रेजेंट सिनेरियो के ये लाइन पूरी तरह से एकदम मैच कर रही है. ठीक है, आपको पता है कि लॉकडाउन टाइम में क्या हो रहा है कि एवरीवन आर मतलब उन साइकोलॉजिकली वीक हो जा रहे हैं. ठीक है, बट सो मेनी आर डूइंग वेरी वेल. बहुत लोग ऐसे भी हैं कि दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, दे आर लर्निंग ऑल लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी नई चीज़ें सीख रहे हैं, टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं. ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर उन्होंने एडजस्ट कर लिया तो वो सर्वाइव भी कर ले रहे हैं. लेकिन जिन्होंने एडजस्ट नहीं किया है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे. उनके लिए ये ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने प्रिजन में रख दिया है, उनको किसी जेल में रख दिया है. ठीक है, बट ये अपॉर्चुनिटी है. इस अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा, जो एडजस्ट करेगा, जो उसमें बेनिफिट उठाएगा, उसको कन्फर्म है इसका बहुत ज़्यादा एक किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस मिल सकती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद दिस मोटिवेशनल कोड के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं. लास्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर. ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी. ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आर यू डूइंग दैट एक्टिविटी और नॉट. बहुत ईजिली मैंने आपको बताया कि 1 वीक के अंदर जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हो
उन सब का जो साइंटिफिक नेम है, देखो पिज़्ज़ा का कोई साइंटिफिक नेम नहीं होगा, लेकिन पोटैटो को होगा, ठीक है, व्हीट का होगा, ठीक है, चिली का होगा, लेडी फिंगर का होगा। तो ऐसे एक वीक पे, केवल 1 वीक तक आपको करना है कि जितने भी एनिमल्स आप देखते हो, एनिमल्स कम ही देख रहे होगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जितने एनिमल्स के बारे में जानते हो और जितने भी चीज़ें आप खा रहे हो वो कौन से प्लांट से आ रही हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू लर्न, आप लर्न कैसे कर सकते हो। एंड व्हेन यू राइट एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ राइट डाउन योर नेम, बिकॉज योर नेम डज़ नॉट शो, आपके जिस नाम से भी आपने आईडी या इस तरह से बना रखा है दैट शोज, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मी फॉर टू ट्रेस, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टू ट्रेस करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर, नाउ वी आर गोइंग अहेड, आगे की तरफ चल रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो मैंने आपको प्रॉब्लम क्या बताई थी कि डाइवर्सिटी के साथ, कि डाइवर्सिटी में अगर डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। हम हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी नहीं कर सकते, तो पहला जो सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको कि वी कैन गो फॉर, ठीक है, ये प्रॉब्लम बताई थी और हमने सॉल्यूशन क्या ढूंढा था कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते होंगे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज विदाउट नॉमेनक्लेचर वी कैन नॉट गो फॉर द क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते। और क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये समझ लो, स्कूल से ही समझ लो, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट को कोई ना कोई क्लास अलॉट कर दी जाती है, आप जब स्कूल जाते हो तो आपको कोई ना कोई क्लास अलॉट कर दी जाती है। इस YouTube चैनल पे भी क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है, आप जब देखो नीचे लिखा होता है कि क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 12, तो क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है। मैंने जितने भी स्टूडेंट को उनको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, जो 12th का है वो तो 12th की स्टडी करेगा, जो 11th का है तो 11th, मतलब अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वो स्टडी को कंप्लीट करेगा। यहाँ कोई क्लास तो है नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है कि यहाँ पे 11th की क्लास है, ये 10th की क्लास है, तो है क्या, ये क्लासिफिकेशन है, समझ में आया, ठीक है। अगर सपोज़ तीनों, अगर मैं 10th 11th 12th तीनों को मिक्स कर देता और फिर वहाँ पे आपको अपने अपने टॉपिक को निकाल के पढ़ना होता तो कितनी प्रॉब्लम होती। सेम एज़ अगर ऑर्गेनिज़म को हम ऐसे ही छोड़ दें विदाउट क्लासिफिकेशन, तो वैसे तो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं कि हम हर एक ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर लें, और तब और भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, समझ में आए। तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज़म को ग्रुपिंग करना, उनको डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट कैटेगरी में असाइन कर देना, उनको बांट देना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ही क्या है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक ग्रुप के बारे में जानना ईजी है। अगर आप एक ग्रुप के बारे में जानते हो, जैसे 11th बायो, ठीक है, 11th बायो एक ग्रुप है। अब उस ग्रुप के बारे में सब लोग जानते हैं कि 11th बायो का ग्रुप है, इसमें बायो की क्लास चलती है, विष्णु सर पढ़ाते हैं, ठीक है, और इसमें ये बायो में ये सब्जेक्ट हैं, सॉरी ये जो है टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, कॉमन चीज़ें आपको पता लगे। अब उस क्लास में जो भी स्टूडेंट बैठेगा, उस स्टूडेंट के बारे में आप तो नहीं जानते हो, बट उस ग्रुप के बारे में जानते हो। उस ग्रुप के बारे में क्या जानते हो, दैट ग्रुप आर स्टडिंग बायोलॉजी, वो बायोलॉजी स्टडी कर रहा है, उसके ये पार्ट्स हैं, उसके ये सिलेबस में है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो एवरीथिंग यू नो अबाउट द ग्रुप, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल के बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आप किसके बारे में जानते हो, ग्रुप के बारे में जानते हो, समझ में आया। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, लेकिन हम ग्रुप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी लिया था उस दिन कि आपको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपकी कंट्री क्या है, इंडिया है, हम आपको क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं एक केवल और मतलब एक पर्सन को, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को क्लासीफाई कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपकी कंट्री क्या है, इंडिया है, ठीक है। स्टेट क्या है, यूपी है। उसके बाद सिटी क्या है, अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या है। अब देखो अगर आप इंडियन हो तो इंडियन के बारे में सब लोग को पता है कि इंडियन जो है वो इंडिया में रहते हैं, उनके ये कल्चर है, ऐसे ये लैंग्वेज बोलते हैं। जब आप यूपी में आ गए तो आपको ये हो गया कि हाँ यूपी में रहते हैं, आपके सीएम कौन है, आपकी यूपी में क्या क्या कल्चर है, आपकी यूपी में कौन कौन से टेम्पल है। मतलब आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन आपके ग्रुप के बारे में पता है, और उस ग्रुप के बारे में पता है तो कन्फर्म है आपके बारे में भी हम गेस कर सकते हैं कि आप ये लैंग्वेज बोलते होंगे,
ठीक है। अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है तो वो मराठी बोलता होगा, ऐसा गेस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर और स्टेट में रहते हो तो वहाँ की लैंग्वेज बोलते होगे, लेकिन यूपी में रहते हो तो यहाँ की लैंग्वेज बोलते होगे। तो हमने आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस ग्रुप के बारे में पता है। फिर आप अयोध्या में रहते हो तो अयोध्या के बारे में हमें क्या पता है कि दिस इज़ द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द लॉर्ड राम, ठीक है। यहाँ पे सरयू नदी सरयू नदी है, ये प्लेसेस हैं। तो हमें आपके बारे में नहीं पता बहुत कुछ, लेकिन हमें अयोध्या के बारे में पता है। हम आपसे क्या कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमने आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको अलग डिवीज़न, अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं कि आपकी कंट्री कौन है, आपका स्टेट कौन है, ठीक है, आपकी सिटी कौन सी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, क्लासिफिकेशन बुलाते हैं, कि अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को फिट करना, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, क्लासिफिकेशन बुलाते हैं, ठीक है। लेट्स गो हेड, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन में बहुत सारी हम कैटेगरी का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने बहुत सारी कैटेगरी यूज़ की ना, कंट्री का यूज़ किया, स्टेट, नाम मत लेना, हमने क्या यूज़ किया, कंट्री, इंडिया मत बोलो, कंट्री एक कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद स्टेट एक कैटेगरी है, उसके बाद टाउन या विलेज या सिटी, ठीक है, जो भी आप बोलो वो एक कैटेगरी है, ठीक है। आपकी स्ट्रीट एक कैटेगरी है, आपकी फैमिली एक कैटेगरी है, ठीक है, आपका हाउस नंबर एक कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी में हम आपको क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी कंट्री कौन सी है, आपकी स्टेट। तो ये सब क्या है, ये सब कैटेगरीज़ हैं। इन्हीं कैटेगरीज़ को हम टैक्सा बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो साइंटिफिक टर्म होता है, दो इन कैटेगरी जो होती हैं, इन्हीं कैटेगरीज़ को हम क्या बुलाते हैं, टैक्सा बुलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप प्लांट में, जैसे अभी मैंने तो आपका एग्जांपल लिया, प्लांट में देखो, ठीक है। तो प्लांट में आप बोलोगे सर कोई प्लांट क्या होता है, वीट है, मान लो कोई वीट प्लांट है, ये डिफरेंट होगा, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लेना, ठीक है। वीट एक प्लांट है, तो वीट मान लो एक टैक्सा हो गया, वीट एक कैटेगरी हो गई, ठीक है, नैरो कैटेगरी है। मैंने केवल एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपने बोला वीट एक प्लांट है, वीट का प्लांट होता है, तो वीट आपके लिए क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया, और वो एक क्या हो गया, टैक्सा हो गया, ठीक है। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम कैटेगरीज़, अलग अलग कैटेगरीज़ असाइन करते हैं, ठीक है, उन्हीं कैटेगरीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली उनको क्या बुलाते हैं, टैक्सा बुलाते हैं। समझ में आया कि टैक्सा क्या होता है। नेक्स्ट आ जाओ टैक्सोनॉमी। अब ये एक ब्रांच है, ठीक है। वैसे तो टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो सब किसके अंडर में आता है, टैक्सोनॉमी। एंड हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वही पंडित जी, जिनका नाम क्या था उस दिन मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, कैरोलस लीनियस। ही इज़ द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, वो टैक्सोनॉमी के फादर है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टैक्सोनॉमी में। अब देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन्हीं के बेसिस पे हम उनको अलग अलग टैक्सा में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे एनिमल और प्लांट, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। हम एनिमल को प्लांट की कैटेगरी में नहीं रख सकते और प्लांट को एनिमल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब एनिमल में जब जाएंगे तो एनिमल में भी बहुत सारी कैटेगरी, मतलब बहुत सारे हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, तो उनको उसके अकॉर्डिंग अलग कर देंगे। जैसे एनिमल में अगर आप मैमल्स जानते होंगे, सब लोग जानते हैं मैमल्स, और बर्ड्स सब लोग जानते हैं। मैमल्स मतलब द एनिमल दोज फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क। तो एनिमल की कैटेगरी में मैमल्स अलग हो गए कि नहीं हो गए। अब मैमल्स में वो जितने भी एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने बेबी को फीड कराते हैं मिल्क पे, दे ऑल विल फॉल इन दैट कैटेगरी, वो सारी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आए? तो हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, किसमें, टैक्सा में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर रहा है। जैसे मैमल क्या शो कर रहा है, मैमरी ग्लैंड होती है उनके पास, दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क, और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, टैक्सोनॉमी। लेकिन जब भी हम कोई भी कैरेक्टर चूज़ करते हैं तो वो एक्सटर्नल कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेल का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं, उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। मतलब बहुत सारे हम क्या लेते हैं, बहुत सारे हम क्राइटेरिया लेते हैं। उन क्राइटेरिया के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे अगर मान लो सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो आपने पढ़ रखा है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ रखा है आपने, आपको पता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक मतलब जितने भी प्लांट एनिमल होते हैं ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है।
तो इनको आपने किस बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया? ये एक कैटेगरी है, जो प्रोकैरियोट है वो अलग कैटेगरी है, ये डिफरेंट कैटेगरी है, और यूकैरियोटिक अलग कैटेगरी है। इनको आपने किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया? आपने इनको सेल के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है, समझ में आया? तो ये आपने क्या डिवाइड कर दी? कैटेगरी डिवाइड कर दी। तो वॉट एवर ऑर्गेनिज्म विल शो प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होंगी वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया कि कैटेगरी क्या होती है और उनको कैसे हम स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम कैटेगरी को फॉर्म करते हैं, कैटेगरी को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसीलिए जो है, अगर हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाता है? टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक बार मैं फिर से रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, कि आज हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। अगर आप ध्यान से समझो तो मैंने आपको नीड जो है वो बता दी है कि नीड क्या है। ठीक है, कि स्टडी नहीं कर सकते तो उनके बारे में जान नहीं सकते, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं जान सकते, उनके एंसेस्टर कौन थे ये नहीं जान सकते, वो आगे क्या उनकी मतलब उनकी जो जनरेशन है वो आगे क्या करेगी, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं जान सकते। तो दैट्स वाई देयर इज़ ए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की नीड होती है। अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर क्लासिफिकेशन ना करें, हर एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ें, हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें, स्टडी करें। तो आप जो है पढ़ते ही जाओगे, कभी भी पढ़ना ख़त्म नहीं होगा। और ऑर्गेनिज्म तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपका पढ़ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म ख़त्म नहीं होंगे। मतलब आप ऑर्गेनिज्म को पढ़ते ही जाओगे। दैट्स वाई देयर इज़ ए व्हाट, इसीलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ सिस्टमैटिक। वैसे जो सिस्टमैटिक आपको जानते होगे, सिस्टमैटिक मतलब कोई भी चीज़ सिस्टम में रखना। आप अपने टेबल पे क्या करते हो कि बुक अलग रखते हो, कॉपी अलग रखते हो, सिस्टमैटिक ढंग में, मतलब किसी चीज़ को बहुत प्रॉपरली अरेंज कर देना ही क्या है? सिस्टमैटिक है। एकदम सेम यहाँ पे भी यही साउंड करता है कि सिस्टमैटिक क्या है। देखो यहाँ पे जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, सिस्टमा। और सिस्टमा मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह देख लेना कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। अब देखो अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं कि बस अरेंज कर दिया, क्योंकि अरेंज का मतलब है कि बस आप ऑर्गेनिज्म मिला उसको अरेंज कर दिया। ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं तो आप उनकी केवल स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी पता लगा रहे हैं। जैसे आपको कोई ऑर्गेनिज्म अभी मिला प्रेजेंट टाइम में, तो आप ये भी पता लगाओगे कि इसका एंसेस्टर कौन था। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, किसके साथ इसके ज़्यादा रिलेशनशिप है। तो ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। मैमल्स और बर्ड में क्या रिलेशनशिप है, बर्ड और रेप्टाइल में क्या रिलेशनशिप है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें इवोल्यूशन के बारे में भी पता लग जाएगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। 10th क्लास में इवोल्यूशन आपने पढ़ा था ना, तो मैंने उस क्लासेस में बताया था कि जो इवोल्यूशन होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, तो जो जिस ऑर्गेनिज्म से वो इवॉल्व हुआ है उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उस प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से उससे मैच होते हैं। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्या थी? रिलेशनशिप थी। उसी रिलेशनशिप को हम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, जब भी हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो लिनियस ने एक टर्म यूज़ किया था, सिस्टेमा नेचुरा। वैसे इनका टाइटल भी था ये पब्लिकेशन का, इस नाम से इनकी बुक भी है। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, सिस्टेमा नेचुरा। इसमें इन्होंने बहुत सारे स्कोप को कवर किया था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखो लास्ट में लिख रखा है ना कि सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एज एन अकाउंट लेता है, मतलब ये भी इसको कंसीडर करता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ तक अभी आप तक ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सा क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, और जब भी हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनके केवल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। इसीलिए इसको हम सिस्टमैटिक बुलाते हैं, मतलब इसको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट से उसको देखते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द सिस्टमैटिक्स। क्लियर है? ठीक है, तो इस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ोगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मैंने आपको अभी क्लियर किया ना कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आप एकदम उसी तरह समझ सकते हो कि अगर हमें आपका एड्रेस जानना है, ठीक है, हमें आपको पता लगाना है कि कोई मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका नाम मान लो हम ले रहे हैं सुजय, या हम श्रेया ले रहे हैं, ठीक है। श्रेया कोई गर्ल है, कोई स्टूडेंट है क्लास 11th की, और हमें उसके घर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? उसकी बहुत सारी कैटेगरी होंगी, उसको कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी देखेंगे उसकी। तो देखो कंट्री, ठीक है, वो सबसे पहले अपनी कंट्री बताएगी। तो कंट्री क्या है? इंडिया है। तो कंट्री क्या हो गई? ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उनके बीच में एक कॉमन चीज़ क्या होगी कि उनकी सबकी कंट्री क्या है? इंडिया है, मतलब दे ऑल आर इंडियन, वो सब इंडियन है। समझ में आया? उसके बाद जब स्टेट की बात करेंगे तो श्रेया का स्टेट क्या है? यूपी है। ये बताओ जितने भी इंडियन हैं सबका स्टेट यूपी है? नहीं भाई, बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उनका स्टेट क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब देखो श्रेया और लोगों से अलग हो गई। अभी तक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कॉमन था कि कंट्री कॉमन है, लेकिन जब स्टेट की बात आई तो वो और लोगों से अलग हो गए। अब जितने भी लोग यूपी में रहते हैं वो उनके साथ सिमिलरिटी है, मतलब वो कैटेगरी अलग हो गई। समझ में आया? तो ऐसे ही टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उन कैटेगरीज़ में है, अब जैसे आपको पता है इस यूपी स्टेट में हम और स्टेट के लोगों को क्लासीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका स्टेट अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया, ठीक है भाई। हमने अलग अलग स्टेट किस बेसिस पे बनाए? अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे पहले डिवाइड किया गया था, ठीक है। कल्चर भी अलग अलग उनका होता है, लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होता है। अब सोचो अगर एक ही स्टेट, अगर एक ही शहर में अगर 50 लैंग्वेज वाले हों, 50 लैंग्वेज बोलने वाले हों तो कितनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर एक ही स्टेट में बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाले, बोलने वाले हों तो कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर एक ही स्टेट में एक ही 2 लैंग्वेज को जानने वाले हों तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आई? तो स्टेट एक क्या है? कैटेगरी है। कंट्री एक क्या है? कैटेगरी है। और इन कैटेगरी को हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। यही हमें पढ़ना है, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। आई एम एंडिंग दिस सेशन। इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा थेरेटिकल है, इसलिए मैं इसको डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, और स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आए। और जैसे मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटी दे रहा हूँ, उसके साथ साथ प्लीज़ उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करिए। मैं प्रूव कर दूंगा कि ऑल द एक्टिविटी वॉट एवर आई एम गिविंग यू, दे ऑल आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वो कन्फर्म इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब मैं डेफिनेटली प्रूव कर दूंगा, लेकिन आप पहले उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करिए। 1 वीक में जितने भी मैंने बताए हैं साइंटिफिक नेम नोट करिए, और जो भी इस समय जो ये पेंडेमिक डिजीज़ है इसके बारे में आप एक्सप्लोर करिए। डेफिनेटली आई विल कनेक्ट दो ऑल द थिंग्स विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर से मैं उनको सबको कनेक्ट कर दूंगा, और आपको लगेगा कि यार कि हमें सर ने तो पढ़ाया नहीं, बल्कि हमने इस चैप्टर में इससे ज़्यादा हमने पढ़ लिया इस चैप्टर के बारे में। समझ में आया? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। क्लास 11 स्टूडेंट को मैक्सिमम शेयर कर दो। और अगर आपको ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बायोलॉजी की तरह नहीं, मतलब कुछ और बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, केवल रट नहीं रहे, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करो। और जो भी लोग कमेंट में कुछ पूछ रहे हैं वो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे मुझे और आज से जितनी भी लाइक बटन पे जितनी भी हिट होंगी, मतलब जितनी भी लाइक्स होंगी, उससे मैं ये कैलकुलेट कर लूँगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई लेक्चर, कितने स्टूडेंट मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? आई एम एंडिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।